जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट देने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भी यहाँ पर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी डीएससी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन भाई हो या उनकी फैमिली या उनके बच्चे हों, वे सभी लोग जो मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब जवान फौज में सर्विस करता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो सर्विस कर रहा है, एयरफोर्स, नेवी इंक्लूड डीएससी, तो वो वहां पर जवान जब सर्विस करता है, सर्विस करते करते, क्योंकि फौज में वॉलंटियर जाता है इंसान, लेकिन जब उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, या जवान की आकस्मिक कोई मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारणवश हो सकता है, ऑपरेशन में हो सकता है, युद्ध में हो सकता है, या किसी भी कारण से उसकी डेथ हो सकती है, वो बलिदान हो सकता है, अपने देश के लिए वो बलिदान हो सकता है, उन वाले हादसों में जवान को डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। तो आपने सुना होगा कि जब डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है तो उनकी कैटेगराइजेशन होती है, यानी कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, यानी कि जो भी कैटेगराइजेशन होती है उसके अनुसार उसकी डिसेबिलिटी जो रकम होती है, पेंशन होती है, अमाउंट होता है, वो तय किया जाता है। यानी कि आपने सुना होगा कि इनवैलिडेट पेंशन, इनवैलिडेट पेंशन, इनवैलिडेट फैमिली पेंशन, लिबरलाइज पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, और आपने ऑर्डिनरी पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन, ये तमाम तरीके के जो आपने पेंशन के नाम सुने या कैटेगराइजेशन सुनी होगी, तो वो कैटेगरी पे निर्धारित होती है। आज उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जब भी जवान फौज में सर्विस करता है, वो जो पीबीओआर रैंक से होता है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक होता है, वो हमेशा जो है इन चीजों से वाकिफ नहीं होता है, या तो जानने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसको शर्म लगती है। अगर उसके शरीर के हाथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, वो पूछने में शर्माता है, या तो उसके पास समय नहीं होता है। तो समय ना होने की वजह से अपने वेलफेयर को समझ नहीं पाता है। जिसने अपना शरीर उसने त्याग दिया है, उसको समझने में उसको समस्या होती है। आज हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। जैसे आप प्रेजेंटेशन में ध्यान दें, आपकी जो क्वेरी होती है, इन क्वेरी से आपका सामना हो पाएगा। आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनका हमेशा रिप्लाई देने का पूरी तरह एफर्ट किया जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप चैनल में देख रहे हैं, सैनिक एकता यानी कि आपका चैनल है, और सैनिक एकता जैसे कि प्रेजेंटेशन जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मैं हूं आपका होस्ट हीरा परिहार। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सीधे। सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ ऑब्लिक डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। वे सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है हालात, स्थिति, परिस्थिति। इन परिस्थिति में, मृत्यु की परिस्थिति में, डिसेबिलिटी की परिस्थिति में, जो एट्रिब्यूटेबल और अग्रावेटेड होते हैं। एट्रिब्यूटेबल और अग्रावेटेड की परिभाषा में आपको कई बार समझा चुका हूं मेरे दोस्तों। सीधे आगे बढ़ते हैं। For determining the pensionary benefits on death or disability which is attributable to aggravated by military service under different circumstances, the case shall be broadly categorized as follow। यानी कि जो डेथ और डिसेबिलिटी हो जाती है वो इन्हीं जो है कैटेगरी पर निर्धारित की जाती है। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, बड़े ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करें। जो हमारी कैटेगरी ए होती है, यानी आपने सुना कैटेगरी ए के अंतर्गत सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा अंडर रूलिंग 84 पैरा 84 कैटेगरी ए, ऐसे करके सुना होगा। तो वही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, कैटेगरी ए के अंतर्गत वे डिसेबिलिटी आती हैं जिसके अंतर्गत नेचुरल कारण से
यानी कि जो नेचुरल कारण, प्रकृति के कारण या कोई नेचुरल कारण से जब जवान की डेथ हो जाती है या उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है, वो ना तो एट्रीब्यूटेबल है और ना ही एग्रीवेटेड है। मतलब ना केसेस का बात हो रही है, नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इन वाले केसेस में जब उसको यहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी ने नाना केस सिद्ध किया हो, नाना केस में प्रूफ किया होगा, वुड बी एलिमेंट्स ऑफ नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज। ये कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्स मतलब होता है मेरे दोस्तों बीमारी। कौन कौन सी बीमारी होंगी? ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है जिनको वैध माना गया है, जिन बीमारियों को वैध माना गया है। किसके द्वारा? मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा वैध माना गया है। मतलब नेचर के द्वारा होने वाले डेथ या नेचुरल जो डिजीज है, उन डिजीज को यहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा वैध माना गया है। कॉरोनिक एलिमेंट्स, यानी कि कॉरोनिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉरोनिक एलिमेंट्स होता है जिनका इलाज, वे बीमारी जिनका इलाज लंबे समय तक चला आ रहा हो, या तो 1 साल के अंतर्गत ठीक हो या उनका बीमारी लंबे समय तक चल रहा हो, वो क्या होते हैं? कॉरोनिक एलिमेंट्स होते हैं। लाइक हार्ट डिजीज, जो हार्ट की बीमारी होती है, हृदय से चलने वाली बीमारी जो होती है, एक बार लग गई इंसान को तो हमेशा चलते रहती है, यानी कि उनको बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा जो भी फौज में हार्ट के मरीज हो जाते हैं, वो घर आने तक वो बीपी की दवाइयों को लेते रहते हैं। रेनल डिजीज मतलब होता है जो मतलब जैसे गुर्दे की बीमारी होगी, किडनी की डिजीज हो गई, और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, यानी कि जब तक जीवित रहेगा या एक लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी, और या एक्सटेंट व्हाइल ड्यूटी, जब ड्यूटी के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ड्यूटी के दौरान ना हो तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसमें भी मेडिकल अथॉरिटी ने आपको नाना केस में आपको वैध किया है, तो उस वाले केसेस में ये कैटेगरी ए में इंक्लूड होते हैं। तो इस वाले हिसाब में उनको जो कैटेगरी ए में इंक्लूड होंगे उनको इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी, और जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी पेंशनर की, तो उनकी पत्नी को यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को, उनको भी इनवैलिड फैमिली पेंशन ऑथराइज होगी, यानी कि उसकी पेंशन उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इस वाले के समय एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द केसेस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज फेलिंग अंडर कैटेगरी ए। इस वाले जीवन जो अंडर कैटेगरी ए में आते हैं, इंटाइटल्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, या तो उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है, या इनवैलिड पेंशन मिलती है, या इनवैलिड ग्रेजुएटी मिलती है, एज द केस में बी, या ये भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों जो भी नाना केसेस वाले केस होते हैं, जो भी कैटेगरी ए के अंतर्गत आते हैं, उनको या तो इनवैलिड पेंशन मिलती है, या तो इनवैलिड ग्रेजुएटी मिलती है, या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होता है, इनवैलिड पेंशन क्या होता है, इनवैलिड ग्रेजुएटी क्या होती है, और कैटेगरी ए क्या होती है। जो भी ये कैटेगरी ए के अंतर्गत आएंगे उनको ये वाली पेंशन ऑथराइज होगी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैटेगरी बी क्या होता है। कैटेगरी बी का मतलब होता है मेरे दोस्तों डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू कॉजेज व्हिच आर एक्सेप्टेड एज एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। फौज में रहते रहते जिनको डॉक्टर मेडिकल अथॉरिटी ने जिनको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस घोषित किया है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है, जिनको वैध किया गया है, वे सभी डिजीज, वे सारी बीमारियां कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड एक्सपोजर ऑफ हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट टू द एक्सट्रीम वेदर, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा वाला इलाका जो होता है। आपने सोचा होगा कि जो हार्ट डिजीज होता है ना, बोला हार्ट का मरीज हो, मतलब बीपी का, ब्लड प्रेशर का मरीज है, आपने सोचा होगा कि जब पीस एरिया में होता है तो उसकी अलग डिजीज होती है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड एरिया जैसे सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका होगा,
जो नीचे होगा वो एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा, और जो ऊपर जिसको हो जाता है आपने सुना होगा हमेशा उनको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कॉल किया जाता है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, हजार्ड्स मतलब क्या होता है, हजार्ड मतलब होता है कोई जैसे डिजास्टर वाला इलाका हो गया, हजार्ड हो गया, ये रिस्क वाला इलाका हो गया, तो ये सब हजार्ड में आते हैं। रिजल्टिंग इन डेथ और डिसेबिलिटी, इन केसेस में जो है उनकी मृत्यु या उनके शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है, उनको किस में किया जाता है, कैटेगरी बी के अंतर्गत मेरे दोस्तों उनको लिया जाता है। आपने इन बातों को समझना है मेरे दोस्तों। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों कैटेगरी सी की बात करेंगे। कैटेगरी सी के अंतर्गत क्या आता है और उसके बाद क्या हो सकता है। डेथ और डिसेबिलिटी, या तो मृत्यु या तो शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, यानी कि कोई दुर्घटना से, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी सच एज, या ड्यूटी के दौरान जब वो ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हो। एक्सीडेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा हो, ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी यानी कि टीडी में हो, ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी में हो, यानी कि ड्यूटी के दौरान अगर वो ट्रैवल कर रहा है, उस वाले केसेस में वो कैटेगरी सी के अंतर्गत आएगा। इन गवर्नमेंट व्हीकल्स, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी गाड़ी में हो, यानी कि मिलिट्री के गाड़ी में हो, और पब्लिक या तो पब्लिक गाड़ी में हो, मान लीजिए टीडी जा रहा है तो टीडी वाला भी जो है इसमें इंक्लूड होगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, या तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जा रहा हो, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका एक्सीडेंट ड्यूरिंग एयर जर्नी, जब वो जहाज से जर्नी कर रहा हो। मिसचेप्स एट सी व्हाइल ऑन ड्यूटी, मतलब होता है व्हाइल ऑन सी ड्यूटी, यानी कि वो मतलब होता है समुद्र में होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है, मिसचेप मतलब होता है दुर्घटना, समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं में। और इलेक्ट्रोक्शन व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब भी जो है ड्यूटी के दौरान कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हादसा हो जाता है। एक्सीडेंट ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स, जब हम गेम खेलते हैं, पलटन के अंतर्गत गेम चल रहा है या गेम परेड चल रहा है, 5 बजे जो गेम परेड चल जाता है, ठंड के दिनों में 4 बजे चल जाता होगा जो गेम परेड चलता है, या हमारा गेम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बटालियन के अंदर, कंपनी, ब्रिगेड, डिव, कोर, कमांड लेवल में जो गेम चलते हैं उनके अंतर्गत, या एडवेंचर एक्टिविटी, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती हैं। आपने देखा होगा सियाचिन के अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज गुलमर्ग में किया जाता है, पिंडारी ग्लेशियर में किया जाता है, गढ़वाल के अंतर्गत किया जाता है। आपने देखा होगा जो फौज से जाके जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में रिमस्ट हो जाते हैं, यानी कि जो एडवेंचर में चले जाते हैं, गेम में चले जाता है, यानी कि मानसरोवर बर्फ की जो ऊपर बर्फ में जो वो करते हैं, चढ़ते हैं, बर्फ में चढ़ने वाले पहाड़ों में चढ़ते हैं जो, और या आपने इंस्ट्रक्टर होते हैं, बाद में इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं सियाचिन के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री से होते हुए आते हैं, यानी कि उनका डॉक्यूमेंटेशन आर्मी से हटके उधर चले जाता है। तो उन वाले हादसों में जब उनके साथ कोई अगर हादसा हो जाता है, एक्सपेडिशन ऑन ट्रेनिंग, या तो एक्सपेडिशन करते हैं, यानी कि फौज के अंदर आपने देखा होगा साइकिलिंग एक एक्सपेडिशन गेम है, तो ऐसे गेम में अगर हादसा हो जाता है, ये सारे गेम में इंक्लूड होंगे और ये सब कैटेगरी सी में आएंगे। मेरे दोस्तों, आपने कभी सुना होगा जो एक्सपेडिशन वाला होता है, या कोई ये आपने सुना होगा कि जब कोई एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, उनकी जो बर्फ में हो जाती है, पांव उंगलियां कट जाती हैं, तो उंगलियां कट जाती हैं, वो कहते हैं कि हमको बैटल कैजुअलिटी क्यों नहीं मिला, हमको वार इंजरी घोषित क्यों नहीं की गया। तो मेरे दोस्तों, यही कारण है कि उन जवानों को वार इंजरी घोषित नहीं किया गया, या उनको नहीं किया गया बैटल कैजुअलिटी घोषित, क्योंकि वो ट्रेनिंग में थे। इसलिए अगर वो ऑपरेशन में होते हैं तो वो बैटल कैजुअलिटी घोषित किए जाते हैं या वार इंजरी में घोषित किए जाते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं मेरे दोस्तों, इनवैलिडमेंट केस फैलिंग अंडर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी ड्यू टू डिजीज, कॉन्ट्रैक्ट व इंजरी
सस्टेन्ड और कॉज और डेथ इफ एक्सेप्टेड बाय मेडिकल अथॉरिटी, ये बोल रहा है कि मेडिकल अथॉरिटी जो है एक्सेप्ट करता है यदि कोई इनवैलिडेट वाले केसेस होते हैं, ये भी कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में आ सकते हैं बोला है, ठीक है ना। और फिर बोला है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, लेकिन यह जो है मेडिकल अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल में बी ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन एज द केस इज मी, इस प्रकार से उनको स्पेशल फैमिली पेंशन ऑथराइज की जाती है। मेरे दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के अंतर्गत जो अमाउंट होता है वह कम होता है, जबकि स्पेशल फैमिली पेंशन के अंतर्गत जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट ज्यादा होता है। मेरे दोस्तों, इन बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मेरे दोस्तों, जो कैटेगरी डी है, कैटेगरी डी के अंतर्गत लिबरलाइज वाले केसेस आते हैं। लिबरलाइज पेंशन मिलती है, लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, ये ऑथराइज होती है। यानी कि उनकी डेथ या शरीर के साथ अगर कोई क्षति हो जाती है उनको वायलेंस के दौरान, ड्यू टू वायलेंस, और अटैक बाय टेररिस्ट होता है यदि आतंकियों के द्वारा कोई अटैक किया जाता है, या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा अटैक किया जाता है, यानी कि जो पत्थरबाजी करते हैं, बीच में से कोई पत्थर मार देता, जवान का सर फूट गया, तो इन वाले हादसे में लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होती है। लिबरलाइज डिसेबिलिटी में कौन होता है और कैटेगरी डी में आता है, चाहे वो ड्यूटी के अंतर्गत हो या ऑपरेशनल ड्यूटी में हो, यानी कि वो क्लासेस में फंस गया तो क्लासेस में आने वाले हादसे में जो है वो कैटेगरी डी में आएगा, या वो ड्यूटी में ना हो यानी कि छुट्टी के दौरान भी अगर है तो बम ब्लास्ट में अगर वहां पर जवान छुट्टी के दौरान फंस गया तो वो लिबरलाइज केसेस में आएगा, कैटेगरी डी में आएगा। उसकी जवान की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके पास वहां से भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और इस प्रकार से पब्लिक प्लेसेस में या ट्रांसपोर्ट इलाके में अगर ये हादसे होते हैं तो ये सारे कैटेगरी डी में आते हैं। और इस प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग इंसिडेंट इन पब्लिक एरिया, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो अनुमानित होते हैं तो शूटिंग इंसिडेंट पब्लिक एरिया में जो शूटिंग हो जाती है उसके दौरान पर भी ये मिलता है। कहने का मतलब यह है, यानी कि अनजान व्यक्ति के द्वारा अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसा आपको लिबरलाइज केसेस में होगा। वुड बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, ये सारे जो है कैटेगरी डी के अंतर्गत आते हैं। चाहे बिसाइड्स डेथ और डिसेबिलिटी ऑकरिंग व्हाइल एम्प्लॉयड इज एड टू सिविल पावर, यानी जब वो ड्यूटी में है तब भी, या किसी सिविल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर हादसा हो जाता है तब भी होने वाली बात हो रही है। एंड व्हाइल डीलिंग विद नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी मतलब मेरे दोस्तों होता है बाढ़ आना, वज्र पड़ना, या लैंडस्लाइड हो जाना, भूकंप आना, और तमाम नेचर के द्वारा होने वाले हादसे जितने भी होता है इनकी, जिसमें प्रकृति का हाथ है, प्रकृति के द्वारा हुए हादसे में जो है वो सारे नेचुरल कैटेगरी डी के अंतर्गत आते हैं। उन सभी को जो है लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, लिबरलाइज इंपायरमेंट रिलीफ, ये सारे ऑथराइज होते हैं। केसेस फॉलिंग अंडर कैटेगरी डी, ये सारे कैटेगरी डी में आते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से इनको लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होती है। एक बड़ी ने मेरे से सवाल किया था कि फौज के अंतर्गत जो जब कहीं कलह हो जाती है जवानों के बीच, आपने सुना होगा पैरामिलिट्री के अंतर्गत हो जाता है या मिलिट्री के अंतर्गत हो जाता है, अपना ही बड़ी जो है दूसरे बड़ी की जो है इस प्रकार से उस पर गोली चला दी जाती है, यानी कि कुछ भी कारण हो सकते हैं गोली चलाने। तो दोस्तों वो जो गोली चलाने वाले केसेस ऐसे होते हैं जिसे हम लोग फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भाई की हत्या। तो इस वाले केस में जब फ्रैट्रिसाइड का केस होता है तो ये कैटेगरी डी के अंतर्गत आता है, जिसके साथ हादसा हुआ उसको यहाँ पर लिबरलाइज पेंशन मिलती है, और जिसके द्वारा हादसा किया गया है उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है। अगर वो इंसान सही दशा में है तो उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है या उसके फौज के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जो अनुमानित चीजें होती हैं उसके द्वारा एक्शन लिया गया है एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। इस केसेस में अगर कोई डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो दोस्तों अब कैटेगरी ई की बात करेंगे। जब किसी जवान की डेथ या शरीर के साथ कोई क्षति हो जाती है, एनिमी एक्शन इन इंटरनेशनल वॉर,
आपने सुना होगा कि जब भी इंटरनेशनल वॉर होता है, युद्ध होता है, तो वे एनिमी एक्शन में अगर जवान होता है तो उनको कैटेगरी ई के अंतर्गत लिया जाता है। एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयड विद ए पीस कीपिंग मिशन, जब भी वो पीस कीपिंग मिशन के अंतर होता है, जिसे हम यूएन मिशन भी कहते हैं, या सिंपल भाषा में विदेश जवान विदेश गया है, तो उस वाले हादसे में वे कैटेगरी ई के अंतर्गत आते हैं। जवान के साथ अगर हादसा होता है, या तो मृत्यु हो जाती है, या बलिदान हो जाता है, या शरीर के साथ कोई भी क्षति हो जाती है पीस कीपिंग मिशन के तहत, वो सब कैटेगरी ई के अंतर्गत आएंगे। और वॉर के दौरान, इंटरनेशनल वॉर के दौरान, चाहे वो लैक में हो रहा हो, चाहे वो एलओसी में हो रहा हो, वो कैटेगरी ई के अंतर्गत आएंगे। बॉर्डर स्क्रीमिसेस, इसकी मिसेस मतलब होता है बॉर्डर में अगर जो है झड़प हो रही हो, यानी कि दुश्मन के साथ झड़प हो रही हो, उस वाले हादसे में कैटेगरी ई के अंतर्गत आएंगे। ड्यूरिंग लेइंग और क्लियरेंस ऑफ माइन, जब हम माइन को क्लियरेंस करते हैं, इन्फैंट्री बटालियन में पायनियर प्लेटून वाले करते हैं, अदरवाइज बंगाल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। तो इस वाले केस में इंक्लूडिंग एनिमी माइन, या फिर एनिमी के माइन में, एनिमी के दुश्मन द्वारा बिछाए गए माइंस हो गया। आपने देखा होगा जेएंडके के अंदर नॉर्थ वाले इलाके में आपने देखा होगा, जेएंडके में जो आपने देखा होगा पुंछ सेक्टर का इलाका है, रजौरी सेक्टर का इलाका है, या आपका सुंदरबन का इलाका है, या आपका इधर कश्मीर वाला इलाका है, श्रीनगर वाला इलाका है, या ऊपर डोडा वाला इलाका होगा, जो बीच वाला इलाका होता है जिसे हम एलओसी कहते हैं। पोस्ट से आगे का इलाका, जब आप वहां पर जो चार दीवारी की होती है, उससे वाला आगे का इलाका जो बीच में गैप होता है, उसे ही हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उसके पार जो है पाकिस्तान का इलाका होता है। इस वाले बीच में जो है दुश्मन के द्वारा बिछाए गए हुए माइंस होते हैं, जिसमें जगह जगह साइन लगाए होंगे डेंजर 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 वाले इलाके। तो उसमें अगर जवान चले जाता है, जब चले जाता है, किसी के ऑपरेशन के दौरान जा सकता है, रात में अंधेरे में एम्बुश लगाया गया है, एम्बुश के दौरान वहां पहुंच सकता है, जबकि पता नहीं वहां पर है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि जांच की गई है, लेकिन हो सकता है वहां पर। तो उस वाले हादसे में जो है अगर कोई क्षति हो जाती है, तो वहां पर ये कैटेगरी ई में आएंगे, या बिछा रहा हो, या ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ माइन, या माइन के एक्सप्लोजन में वो फंस गया हो जब वो लेइंग कर रहा हो, या माइन फील्डिंग को, यहाँ पर माइन को उठा रहा हो, लिफ्ट कर रहा हो, या माइन को डिफ्यूज कर रहा होगा, या ग्रेनेड को डिफ्यूज कर रहा होगा, या माइन को डिफ्यूज कर रहा होगा। आपने ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा गड्ढे के अंदर जो है माइन को डिफ्यूज किया जाता है। उस माइन डिफ्यूज के अंतर्गत अगर कोई हादसा हो जाता है, खासतौर पे बंगाल इंजीनियरिंग वाले करते हैं, या पायनियर प्लेटून के द्वारा किया जाता है, तो उस वाले हादसे में इन्फेंट्री सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है कि माइन को कैसे डिफ्यूज किया जाता है। ट्रेनिंग देने वाले बंगाल इंजीनियरिंग वाले होते हैं। जब ट्रेनिंग दिया, ऐसे वाले हादसे में जो है कैटेगरी ई के अंतर्गत आता है। लेड बाय द एनिमी, या तो एनिमी के द्वारा बिछाए गए हो, या ऑन फोर्सेस, या अपने ही सेना के द्वारा बिछाए गए हो। और इन ऑपरेशनल एरिया की बात हो रही, चाहे वो एलओसी की बात हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो, और द लाइन ऑफ कंट्रोल, वार लाइक सिचुएशन, जब भी युद्ध के हादसे हों, युद्ध जैसे हालात हो चुके हों, इंक्लूडिंग केसेस विच आर एट्रिब्यूटेबल और एग्रावेटेड, या तो ये एट्रिब्यूटेबल होंगे या एग्रावेटेड होंगे। ये मेडिकल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एट्रिब्यूटेबल है या एग्रावेटेड है। एक्सट्रीम्स एक्ट, जब एक्सट्रीम एक्ट हो, एक्सप्लोडिंग, जब माइन को एक्सप्लोड किया जा रहा हो, व्हाइल ऑन वे टू द ऑपरेशनल एरिया, बैटल इनॉकुलेशन, युद्ध वाले जैसे हालात में, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जब भी आपकी एक्सरसाइजेज चलती है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज चलती हैं, तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान भी ये सारे हादसे कैटेगरी ई के अंतर्गत आएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन विद द लाइव एम्युनिशन, आपने देखा होगा कि जब आप बैटल स्कूल के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि कहीं पर जाते हैं, तो आप उससे पहले बैटल स्कूल के अंतर्गत जाते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट इलाके में जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ वाले इलाके में जाते हैं, तो वहां पर जाने से पहले आपको बैटल स्कूल में भेजा जाता है, यानी कि आपको वहां के इलाके के अनुसार ट्रेन किया जाता है। तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं, या एक्सरसाइज के दौरान जवानों के द्वारा डेमो में डिटेल किया जाता है, और उनको वहां पर डेमो के लिए भेज दिया जाता है। जैसे इन्फेंट्री बटालियन का क्या होता है, लड़ाई की तजवीज जब रखी जाती है, आप भले ही यहाँ पर बैकस्टिप फोड़े जाते हो, कहीं कहीं पर यहाँ पर बम गोलीबारी भी चलती है, लाइव गोलीबारी जहाँ पर की जाती है।
अम्युनिशन दिया जाता है आपको राइफल में, आके जाके वहां पर जो है पिकट वो रखे जाते हैं डमी, तो वहां पर आपको फायर करना होता है। ऐसे में अगर कोई चपेट में आ जाता है तो इस वाले हादसे में जो है कैटेगरी ई के अंतर्गत आता है। तो इन बातों को समझना है। किडनैपिंग बाय एक्सट्रीम्स व्हाइल ऑन ऑपरेशन ड्यूटी, जब भी आपके ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान किडनैप किया जाता है तो उस वाले हादसे में कैटेगरी ई के अंतर्गत आता है। एन एक्ट ऑफ वायलेंस, ऐसे वाले एक्ट में वायलेंस के दौरान, अटैक बाय एक्सट्रीम्स या किसी एक्सट्रीम मतलब होता है कि अनुमानित मतलब सस्पेक्टेड या अनुमानित द्वारा यहाँ पर किडनैप किया गया हो या आपको अटैक किया गया हो, तो उस वाले हादसे में कैटेगरी ई में आएगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा किया गया हो व्हाइल ऑन ऑपरेशन ड्यूटी, जब भी आप ऑपरेशन ड्यूटी में हो तब ये कैटेगरी ई में आते हैं। एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम्स एंटी सोशल एलिमेंट्स, डज डिसेबिलिटी व्हाइल एम्प्लॉयड इन द एड ऑफ सिविल पावर, इस प्रकार से जो है सिविल पावर के अंतर्गत भी ऐसा हो सकता है। राइट्स ऑफ द रिवॉल्व बाय द डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी द कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, इज ऑपरेशनल स्पेशली नोटिफाई द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय समय पर जो है सरकार के द्वारा बदले जा सकते हैं। डेथ और डिसेबिलिटी सस्टेन्ड इन द सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर कैटेगरी ई, ये सभी जो है कैटेगरी ई के अंतर्गत आते हैं। इंटाइटल्स लिबरलाइज फैमिली पेंशन और वार इंजरी पेंशन एज द केस में बी, इन वाले केसेस में या तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन बन सकती है या लिबरलाइज आप यहाँ पर वार इंजरी पेंशन बन सकती है। द इलस्ट्रेशन गिवन द ईच कैटेगरी, अब तो दोस्तों ये था, तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी ई तक जो है आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको डायग्नोसिस किया गया है, या हादसा हो गया सेना के अंतर्गत, या आपके सिविल के साथ जब कोई हादसा हो जाता है सिविल के दौरान, छुट्टी के दौरान, ये सारे जो होते हैं कैटेगरी वाइज होते हैं, कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसेबिलिटी निर्धारित होती है, या कोई अमाउंट निर्धारित होता है, या जवान को या उनके घर वालों को पेंशन निर्धारित की जाती है। ये सब कैटेगरी के आधार पर होता है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी, आपने जाना होगा, आपने समझा होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी डायग्नोसिस, कौन कौन सी डिजीज आती हैं, किन किन हादसों में ये कैटेगरी होता है और किस प्रकार से यहाँ पर पेंशन ऑथराइज होती है। मेरे दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप तमाम बड़ी पेयर में शेयर कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भाई मेरे चैनल को शेयर करें। एक्स सर्विसमैन की फैमिली विद बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके करें ताकि आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी मिल सके, ताकि आप जानकारी से वंचित ना हो। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट्स करें। लेता हूं दोस्तों विदा आपसे, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।